हेलो दोस्तों, तो आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट 2015 जिसके पार्ट 1 में हमने 45 क्वेश्चन लगा लिए थे, आगे हम 46 से 90 तक क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है 46, उसमें पूछ रखा है कि हरित लवक में झिल्लियों से बना हुआ चपटी स्तंभी संरचना होती है। जो हरित लवक होता है उसके अंदर झिल्लियों से बनी हुई चपटी स्तंभी संरचना होती है, उसको आप क्या कहते हैं? स्ट्रोमा पटलिकाएं, क्रिस्टी, स्ट्रोमा या ग्रेना। तो उसको आप कहते हैं ग्रेना। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि निम्न में से किस में प्रागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु ये आनुवंशिक संयुग्मन के समान होता है? अपयुग्मन, सजात पुष्पी प्रागण, अनुन्मील्य प्रागण या फिर परनिषेचन। तो इसका जो कारण होता है वो सजात पुष्पी प्रागण होता है। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, निम्न में से कौन सा रोग लैंगिक रूप से संप्रेषित नहीं होता, लैंगिक रूप से नहीं फैलता? ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, एनिसफेलाइसिस या एड्स। तो इनमें से लैंगिक रूप से कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो उसका सही कारण बनेगा, सही रोग है जो एनिसफेलाइसिस, ये नहीं फैलता, बाकी फैलते हैं लैंगिक प्रक्रम से। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि पादपों में प्रारूपिक वृद्धि वक्र कैसा है? प्रारूप वृद्धि वक्र का जो ग्राफ है वो कैसा है? सोपान पद आकृति, सिग्मा रूपी, परवलयिक या रेखीय। तो जो ग्राफ बनता है वो बनता है सिग्मा रूपी, सिग्मोइड। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक हरित पौधे को जिस पर केवल एक तरफ प्रकाश डाला गया है उसे निम्न में से क्या वृद्धि होने पर प्रकाश स्रोत को की ओर झुकता है? यानी उसमें क्या वृद्धि होगी तो वो प्रकाश स्रोत की ओर झुकता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्रकाशित बगल वाली पादप कोशिकाओं को अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि करने के लिए उद्दीपित करता है। दो दे रखा है कि छाया वाली बगल पर ऑक्सीजन जमा हो जाती है जो वहां पर कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दीर्घीकरण करता है। अगला दे रखा है कि हरित पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और चौथा दे रखा है कि हरित पादप प्रकाश को खोजते हैं क्योंकि प्रकाशानुवर्ती होते हैं। तो इसका जो सही कारण बनेगा कि पौधों को उस तरफ केवल प्रकाश डाला जाता है वह उस तरफ क्यों झुक जाते हैं, तो इसका कारण बनेगा छाया वाली बगल में ऑक्सीजन जमा हो जाती है जो वहां पर कोशिकाओं को अपेक्षाकृत अधिक दीर्घीकरण करता है, यानी दूसरा रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन जीव द्रव्य के संलयन को बढ़ाता है या प्रेरित करता है? IAA कैनेटीन, IAA जिबेरेलिन, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल सोडियम नाइट्रेट। तो जीव द्रव्य के संलयन को प्रेरित कौन करता है? तो इसका सही बनेगा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल एवं सोडियम नाइट्रेट। सही सुमेलित करना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक समूह। रफ में दे रखा है ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है और वशीय अम्लों का ऑक्सीकरण होता है। और समूह एंडोप्लाज्मिक में दे रखा है फोस्फोलिपिड का ऑक्सीकरण होता है और लिपिड का संश्लेषण होता है। तो अपने को सही सुमेलित करना है और सही का जो सुमेलित होगा वो ये होगा, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लैंगिक प्रजनन वाले जीव की जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नताओं का सबसे सामान्य प्रक्रम निम्न में से कौन सा है? आनुवंशिक विचलन, पारक्रमण, पुनर्योजन, गुणसूत्री विघटन, क्रोमोसोमल एब्सरेशन। तो इसका जो सही होएगा वो पुनर्योजन। निम्न में से किसका युग्मकोद्भिद स्वतंत्र मुक्त जीव वाला नहीं होता? टेरिस, फ्यूनेलिया, पाइनस या फिर मार्केंसिया। तो इसका सही बनेगा दोस्तों पाइनस। अगला देखा, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है यानी गलत कथन है? मक्खियों और चमगादड़ों को परागित होने वाले पुष्प उन्हें आकर्षित करने के लिए दुर्गंध छोड़ते हैं। शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों को इकट्ठा किए गए परागकणों का पाचन करके बनाया जाता है। या फिर परागकणों में पोषकों की प्रचुर मात्रा होती है और गोलियों और शरबत के रूप में प्रयोग किए करते हैं। या फिर कुछ पादप के परागकण कुछ लोगों में गंभीर प्रत्युजन और श्वसनी कष्ट पैदा करते हैं यानी रोग पैदा कर सकते हैं। तो कौन सी बात इनमें से गलत है यानी सही नहीं है? तो दूसरी बात गलत है। शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों से इकट्ठा किए गए परागकणों का पाचन करके बनाया जाता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वे गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप होता है उन्हें कहा जाता है? पिलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो
इनको एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। अगला दे रखा है, निम्न में से 5 कथन में सही वाला विकल्प को चूज करना है। मोस और लाइकेन किसी नगर चट्टान पर बसने वाले पहले जीव हैं। ये बात तो सही है। स्लेजिनिला एक समबीजाणु टेरिडोफाइट है, नहीं, ये गलत है। साइकस की प्रवाल मूल में वीएम होता है, ये भी गलत है। और अगला दे रखा है, डीप ब्राइफाइटा में मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है जबकि टेरिडोफाइट में बीजाणुद्भिद होता है, ये सही है। अनावर्त बीजियों में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर बीजाणुधानियों में उपस्थित होते हैं, ई वाला भी सही है, यानी ए, डी और ई, यानी पहला। निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक में उपस्थित अंतर्विष्ट पिंड नहीं है? पिंड नहीं है प्रोकैरियोटिक में उपस्थित अंतर्विष्ट, तो ग्लाइकोजन कण, फॉस्फेट कण, पोलिसोम, साइनोफाइसियन कण। पोलिसोम दूसरा है। निम्न में से किसी में नर युग्मक कसा भी होते हैं? एक्टोकार्पस, पोलिसाइफोनिया में, स्पाइरोगायरा में, एनाबीना में, तो एक्टोकार्पस में होते हैं, पहला बनेगा। कॉकरोच के शरीर में ट्रन्ना, स्ट्रन्ना तथा प्लूरा किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? संधिकारी झिल्ली, सीमेंटकारी गोंद, उपास्थि, पेशीय ऊतक, तो इसका पहला बनेगा। निम्न में से किस में सबसे कम मस्तिष्क धारिता होती है? मस्तिष्क धारिता सबसे कम किस में थी? होमो निएंडरथैलियंसिस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, तो सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी इनमें से किसकी थी, ये पूछ रखा है। तो होमो हेबिलिस की सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बीजपत्री पादपों में संवहन बंडलों को बंद कहा जाता है क्योंकि उनमें छिद्रण वाली वाहिकाएं नहीं होती, जाइलम सब तरह से फ्लोएम से घिरा होता है, या फिर जाइलम प्रत्येक बंडल को एक पुला छत घेरे रखती है, या फिर एदा अनुपस्थित होती है। तो इसका जो सही कारण रहता है बंद कहने का वो रहता है कि उसमें छिद्रण वाली वाहिकाएं नहीं होती, पहला ऑप्शन। अगला है कि एक कायिक कोशिकाएं जिसमें अपने कोशिका चक्कर की अभी अभी अस्प्रावस्था पूरी की है, तो उसकी स्पीशीज में युग्मक की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होगी, डीएनए की मात्रा 4 गुनी होगी। गुणसूत्र 4 गुने होंगे, डीएनए 2 गुने होंगे। गुणसूत्र दुगुने, डीएनए भी दुगुने। गुणसूत्र समान, डीएनए 2 गुने। एक कायिक कोशिका है जिसने कोशिका चक्कर में अभी अभी एस फेज अपनी कंप्लीट की है, तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन जो नीचे दे रखे हैं, तो इनमें से जो सही होगा, गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी और डीएनए की 4 गुनी होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संकटापन प्रजाति के युग्मकों का जैविक एवं उर्वर दशाओं में शीत परिरक्षण करना कहा जाता है। फ्रैटल कंडीशन कैन बी रिफर्ड एज थ्रेटेड स्पीसीज कंजर्वेशन। पवित्र उपवनों द्वारा सवस्थानीय संरक्षण, जैव विविधता का सवस्थानीय शीत संरक्षण, जैव विविधता का सवस्थानीय संरक्षण, या फिर जैव विविधता का उन्नत बहिस्थानीय संरक्षण, तो इनको बोला जाता है जैव विविधता का उन्नत बहिस्थानीय संरक्षण, यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन। नाभिका कहाँ पर एक निशान होता है? फल जहाँ वर्तिका उपस्थित थी, बीज जहाँ पर बीजांड द्वार उपस्थित था, बीज जहाँ पर बीजांड वर्त उपस्थित था, या फल जहाँ पर एक वृंत जुड़ा था, तो नाभिका इनमें से होती है बीज जहाँ पर बीजांड वर्त उपस्थित था। समुद्री अर्चिन के डीएनए में जो द्विकुंडलित होता है 17% बेस साइटोसिन के दिखाए गए हैं। इस डीएनए में अन्य 3 बेसों की प्रत्याशित प्रतिशतता क्या होगी? ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन, यानी जी 17%, ए 33, टी 33, जी 8.5, ए 50, टी 24.5, 34, ये देख लीजिए आप। इनमें से अपने को ये ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से 17% बेस साइटोसिन के दिखाए गए हैं, तो इसमें से अभी अन्य तीनों में क्या होगा? तो इसमें पहला ही बनेगा G17, A33, T33। बहुयुग्मक विकल्पी कहाँ उपस्थित होते हैं? बहुयुग्मक विकल्पी कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र के एक बिंदु पथ पर, गैर सहोदर अर्धसूत्रों पर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, विभिन्न गुणसूत्रों पर, एक ही गुणसूत्र के विभिन्न बिंदु पथों पर, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। रुधिर वर्ग ए वाला एक
व्यक्ति रुधिर वर्ग बी वाली एक महिला से विवाह करता है, उनके बच्चों में सभी रुधिर वर्ग कौन से होंगे? ब्लड सर्कुलेशन से क्वेश्चन है और उसका सही बनेगा ए बी और ओ। ए हो सकते हैं संभावित रंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एड्स उत्पन्न करने वाला HIV सबसे पहले नष्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइटों को, थ्रोम्बोसाइटों को, बी लिम्फोसाइटों को या ल्यूकोसाइटों को? तो सबसे पहले अपने टी लिम्फोसाइटों को खत्म करता है। संचरण ऊतक किसका विलक्षण है? सूक्ष्म वार्तिकागर, खोखली वार्तिकागर, आर्द्र वार्तिकागर या ठोस वार्तिका? तो यहाँ खोखली वार्तिका है, यहाँ ठोस वार्तिका है और ऊपर वाली वार्तिकाग्र है। तो इसमें से सही जो बनेगा वो ठोस वार्तिका बनेगा। एक परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है? द्वितीय उत्पादकता, नेट प्राथमिक उत्पादकता या सकल प्राथमिक उत्पादकता? तो उनको सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, यानी चौथा ऑप्शन सही बनेगा। निम्न में से कौन सा वायरस एक संक्रमित नर के वीर्य के द्वारा संप्रेषित नहीं होता? चिकनगुनिया वायरस, इबोला वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस? HIV, ये तो HIV है यानी एड्स का। तो इसमें से कौन सा नहीं होता? तो चिकनगुनिया का जो वायरस है वो इससे ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएंगे। निम्न में से प्रधानतः कौन सा लक्षण स्थल पर कीटों की विविधता के लिए उत्तरदायी है? यानी उनमें इतनी विविधता है, उनके लिए कौन सा सिम्टम है जो उत्तरदायी है? बाह्य कंकाल, नेत्र, खंडी भवन या द्विपार्श्विक समिति उनकी? तो जो उनका बाह्य कंकाल है वो उनकी इतनी बड़ी विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है। कील यानी नोतल किसके पुष्प का विलक्षण है? नोतल किसके फ्लोर का विलक्षण है? एलोए, ट्यूलिप, टमाटर, इंडिगोफेरा? तो इंडिगोफेरा का विलक्षण है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे पर विपर्यासी लक्षणों के कितने युग्मकों को लिया था? 8 युग्मक, 5 युग्मक, 7 या 6 युग्मक? तो उन्होंने अपने टेस्टिंग में 7 लक्षणों को लिया था। निम्न में से कौन सा बड़ी मात्रा में तनुमूत्र बनने में समर्थन नहीं करता? कौन सा बड़ी मात्रा में तनुमूत्र बनने का समर्थन नहीं करता? यहाँ पे नहीं है दोस्त। रेनिन, एल्कोहल, एलिंदी, नेट्रियोटिक कारक या फिर कैफीन? तो जो तनुमूत्र बनने में समर्थन नहीं करने वाला जो कारक है वो होगा रेनिन, पहला। अगला दे रखा है कि मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसके कार्य के साथ सही प्रकार से मेल नहीं खाता? कार्पस कैलोसस यानी महासंयोजक पिंड, बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क वलकुट, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, परिकलन और चिंतलन। अगला दे रखा है मेडुला ओब्लागेंटा, समस्थापन नियंत्रण, और मस्तिष्क सेरिबेलम यानी भाषा को समझना। तो जो चौथा ऑप्शन है वो सही मेल नहीं खाता, बाकी तीनों सही है। समताप मंडल की ओजोन के क्षय यानी हानि के कारण वायुमंडल उच्चतर विकिरण से संबंधित निम्न में से प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों से कौन सा एक नहीं है? यानी जो ओजोन का नुकसान हो रहा है उससे कौन सी बीमारी इनमें से नहीं हो सकती उसके कारण? नेत्रों की क्षति, त्वचा कैंसर में वृद्धि, यकृत कैंसर में वृद्धि, प्रतिरक्षा का ह्रास। तो उस कारण से अपने को यकृत कैंसर में वृद्धि नहीं हो सकती, बाकी हो सकते हैं। नेत्रों को क्षति भी हो सकती है, त्वचा कैंसर और प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास, इम्यूनिटी डिफिशियंसी। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, 78 कर लिया। 79 क्वेश्चन है, नेफ्रॉन यानी वर्काणु से समीपस्थ संवलित नलिका को काट कर निकाल देने का परिणाम होगा। मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा में कोई अंतर नहीं, मूत्र निर्माण का रुकना, अधिक तनु मूत्र, अधिक सांद्र मूत्र। पूछ रखा है कि नेफ्रॉन है जो वर्काणु में समीपस्थ संवलित नलिका को अगर काट कर निकाल दे तो क्या परिणाम होगा? मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा में कोई अंतर नहीं दिखेगा, मूत्र निर्माण रुक जाएगा, अधिक तनु हो जाएगा मूत्र या अधिक सांद्र हो जाएगा, ये पूछ रखा है। तो जो इसके काटने के बाद जो फर्क रहेगा वो अधिक तनु मूत्र बनेगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को उच्च मान संकेत मिलना है, कारण क्या है? मानी बीओडी का उच्च होने का क्या संकेत रहेगा? जल कम प्रदूषित है, सूक्ष्म जीवों द्वारा जल में कार्बनिक पदार्थों की खपत अधिक है, जल शुद्ध है, या फिर जल अत्यधिक प्रदूषित है। बीओडी बढ़ने का कारण रहेगा कि जल अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है।
अगला दे रखा है स्थायी स्तंभों का मिलान करना है। सिनेप्सिस समजात गुणसूत्रों को पंक्तिबद्ध कर देता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण, एंजाइम रिकॉम्बिनेज की अभिक्रिया, सेंट्रोमियर पृथक नहीं होते किंतु क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की तरफ गति करता है। उधर दे रखा है एनाफेज 2 जाइगोटिन G2 प्रावस्था या एनाफेज फर्स्ट। तो सही विकल्प का चयन करना है और सिनेप्सिस समजात गुणसूत्रों को पंक्तिबद्ध कर देता है जाइगोटिन और आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है G2 प्रावस्था में। एंजाइम रिकॉम्बिनेज की अभिक्रिया पैक्टिन में। सेंट्रोमियर पृथक नहीं होते किंतु क्रोमेटिड विपरीत ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं एनाफेज फर्स्ट में। यानी 81 का बनेगा पहले का दूसरा, तीनों में दे रखा है दूसरे का तीसरा, 2 और 4 में दे रखा है तीसरे का पांचवा, सिर्फ चौथे में दे रखा है चौथा बनेगा। और इसमें अगला दे रखा है निम्न में से किसमें पत्तियां सूल में रूपांतरित होती है? प्याज, ओपेंशिया, सिल्क कॉटन या मटर। किसमें पत्तियां सूल में रूपांतरित होती है? तो ओपेंशिया में होती है। राचेल कार्सन की प्रसिद्ध पुस्तक नीरव वसंत का संबंध है जनसंख्या विस्फोट से, पीड़कनाशी प्रदूषण से, पारितंत्र प्रबंधन से या सौर प्रदूषण से? पीड़कनाशी प्रदूषण से। एक वल्यकृत पादप में प्रोह तथा जड़ एक साथ मृत होती है। ना तो जड़ ना ही प्रोह मृत होती है, प्रोह पहले ही मृत होती है, जड़ पहले ही मृत होती है। एक वल्यकृत पादप में पूछ रखा है तो जड़ पहले ही मृत होती है। शिशु के गैस्ट्रिक जठर में रस में होते हैं। शिशु के गैस्ट्रिक यानी जठर रस में होते हैं पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन, एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिनोजन, माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन, न्यूक्लियज, पेप्सिनोजन, लाइपेज। तो उसमें होता है पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन पहला, इसमें पहला बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 86 पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज कौन से हैं? कि पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज कौन से हैं? पोटेशियम, फॉस्फोरस, सिलेनियम, बोरोन, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जिंक, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन इस पे लिख रखा है कि पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज कौन से हैं। ऑप्शन अपने को नीचे दे रखे हैं और जो अधिक मात्रा में जिसकी जरूरत होती है पादप को वृद्धि के लिए वो होता है फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। अगला है कि निम्न में से कौन सा गलत है? अम्लजन यानी ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं अमाशय के म्यूकोसा यानी श्लेष्मा में स्थित होती है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव करती है। गुच्छ कोष्ठ यानी एसेनियस अग्नाशय में स्थित होते हैं और कार्बोक्सी पेप्टिडेज का स्त्राव करते हैं। अगला दे रखा है कि ब्रनर ग्रंथियां अग्नाशय के सब म्यूकोसा में स्थित होती है तथा पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। कलश कोशिकाएं आंत्र के म्यूकोसा में स्थित होती है तथा सब म्यूकस श्लेष्मा का स्त्राव करती है। तो इसका सही जो बनेगा वो तीसरा बनेगा। वाष्पोत्सर्जन और मूलदाब पादपों में जल को कैसे चढ़ाते हैं? वाष्पोत्सर्जन और मूल का दाब है वो पादपों में जल को कैसे ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी मोटरिंग का काम कैसे करता है, जो मोटर का काम होता है वो ये कैसे कर पाते हैं। इसमें ऊपर की ओर धक्का देता है, इसे क्रम से धक्का देकर खींचकर, इसे ऊपर की ओर खींचकर, इन्हें क्रम से खींचकर और धक्का देकर, इन्हें क्रम से खींचकर और धक्का देकर ऊपर की ओर भेजते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ग्लाइकोसेट के लिए अभियंत्रित फसलें किससे प्रतिरोधकता सहनशील है? ग्लाइकोसेट के लिए अभियांत्रित फसलें किससे प्रतिरोधकता सहनशील है? कीट के लिए, शाकनाशी के लिए, कवक के लिए या जीवाणु के लिए? तो वो शाकनाशी के लिए प्रतिरोधकता सहनशील है। अगला और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना इसका रंध्र चलन के लिए निम्न में से कौन सबसे वैद्य और अभिनव व्याख्या करता है? रंध्र चलन के लिए मंड जल अपघटन, द्वार कोशिका प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या पोटेशियम अंतःश्वासन और बहिश्वासन। तो पोटेशियम अंतःश्वासन और बहिश्वासन। ये अपने ने AIPMT 2015 का पार्ट 1 में 45 और पार्ट 2 में भी 45 करके 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और अगला जो अपनी रहेगी नीट UG
16 का एग्ज़ाम पेपर आप सॉल्व करेंगे बायोलॉजी पोर्शन का। और इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए होते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएँगे। और आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।